ऑलराइट दोस्तों, समय सीमा समाप्त और ठीक 12 बजे मैं आप सभी के सामने हाजिर बजट डिस्कशन करने। जी हाँ, ऑलराइट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म नींव वित्ती एडू में। ऑलराइट, वन सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक द टेक्निकलिटी गाइस। हेलो हेलो। Let me check the technicality, guys. ऑलराइट, अनिल जी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी गुप्ता, मुझे बताएं कि क्या मेरी वाणी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ठीक ठाक? इज देयर एनी प्रॉब्लम और एवरीथिंग सीम्स लाइक अ परफेक्ट वन? लेट मी नो अनिल जी गुप्ता। अनिल जी गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ऑलराइट ऑलराइट। Allow me a moment, guys. Allow me a moment to start with this session. Hmm. All right, all right, all right. ऑल राइट, सो अब लगता है कि सब कुछ बराबर है। ठीक है। हेलो हेलो, राधिका जी इज ज्वाइनिंग टू अस, शिवम जी इज ज्वाइनिंग टू अस। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिन, और इस सुंदर दिन में आप सभी के सामने बजट डिस्कशन। तो ये क्या है बजट डिस्कशन? अरे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो मेरे देश की धरती। तो दोस्तों, ये सोना उगलेगी हमारी धरती कैसे उगलेगी? क्या बजट में प्रस्ताव पेश किए गए हैं? क्या हमारे इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाएगा? क्या ही सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं ये सब बजट में। देखो, फेब्रुवरी के मंथ में दो त्योहार होते हैं। ठीक है। पहले वीक में बजट बजट खेला जाता है, मतलब आपकी देश की इकोनॉमी के लिए प्रस्ताव रखे जाते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स आएंगे, क्या क्या डेवलपमेंट सरकार आपके लेके आएगी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, टैक्सेशन के लिए, मिडिल क्लास के लिए, ओवरऑल। और दूसरे माह में आप लोग बाल दिवस मनाते हैं, यानी कि जिसे आप वैलेंटाइंस डे बोलते हैं। मैं उसे बाल दिवस बोलता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों, ये फरवरी का पहला वीक, फरवरी मंथ का पहला वीक जहां पे बजट आता है, इस बजट के डिस्कशन को हम आप सभी के सामने लेके आ चुके हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर रूपक मिगलानी। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से कार्यक्रम जहां पे हम बजट का डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं। ऑल राइट एवरीवन, तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर हमारे साथ प्रियंका जी, शिवम जी, राधिका जी, अनिल जी हैव ज्वाइन। ऑल राइट गाइस। तो दोस्तों, ये बजट का, वैसे तो मुझे आपको टैक्सेशन को लेकर चीजें समझानी है बेसिकली, कि टैक्सेशन को लेकर क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। लेकिन एक मोटा मोटी हम ब्रीफ लेते हैं, ये बजट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बजट में कौन से एरिया पे फोकस किया गया था ज़्यादा। दोस्तों, कुछ तथ्य है मेरे पास, यानी कि कुछ फैक्ट्स है। आज मैं थोड़ा न्यूज़ रिपोर्टर का भी रोल प्ले करूंगा, क्योंकि हाँ, आज सरकार के ऊपर भी मेरा डायरेक्ट सीधा निशाना है। कि सरकार ने जब हमें ये बजट 2022 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सरकार ने जब पहले चुनाव होने वाले थे, तो पहले चुनाव में हमें ये कहा गया था कि साल 2022 एक डेडलाइन वाला साल रहेगा, जहां पे सरकार ने जितने वादे हमसे किए थे वो सारे वादे 2022 तक वो सरकार कंप्लीट कर देगी। जैसे कि घर घर, गांव गांव, गली गली, शहर शहर पावर पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। बुलेट ट्रेन का भी प्रस्ताव जो पहले चुनाव में रखा गया था कि 2022 में आपको बुलेट ट्रेन भी देखने मिल सकती है। तो जी हाँ, हमारा ये बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2022 का, चूंकि पास्ट में सरकार ने बहुत सारे दावे पेश किए थे हमारे सामने अपने वोटर्स को, और ये इसलिए बजट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है।
और इसलिए निर्मला जी सीतारमण जी ने यहाँ पे इस बजट को अमृत काल का नाम दिया है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जार्गोन्स जो हम जिसे बोलते हैं, यानी कि अले अजीब अजीब तरीके के नाम भी यहाँ पे बजट में बताया गया है। अमृत काल, ठीक है, अमृत काल बताया गया है। और यहाँ पे एरिया जो फोकस किया है बजट में, गति शक्ति, देख रहे हैं आप, ये नाम समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो गति शक्ति पे एक फोकस किया गया है, जहां पे गति शक्ति मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार अपना फोकस डाली है और अपना कैपेक्स बढ़ाने का उन्होंने प्रस्ताव पेश किया है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। ऑलराइट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये मैं कुछ तथ्यों के आधार पर आप सभी से बात कर रहा हूं। क्लाइमेट और एनर्जी कंजम्पशन, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इन सब को लेकर भी सरकार ने बहुत फोकस किया एरिया पे। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब पे बात की गई है। लेकिन दोस्तों देश की अगर ओवरऑल बात किया जाए तो ये बजट काफ़ी अच्छा है ओवरऑल देश के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, अरे इंडिया वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। यानी कि पबजी में दोस्ती, इंस्टाग्राम में प्यार, आपको पता है कि ऐसा ही हो रहा है देश में, मतलब डिजिटलाइजेशन के और हमारा भारत बढ़ रहा है। और हमारे देश की सरकार ने भी ये चाहा है कि वो डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटल इकोनॉमी पे भी ज़्यादा फोकस करे। तो इसके चलते डिजिटल इकोनॉमी पे सरकार का फोकस रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों, कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हुआ करती थी, ऑलराइट, वो कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम कर दी गई। जैसे कि मनरेगा, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की सरकार की बहुत बड़ी स्कीम हुआ करती थी, उसका बजट इस यहाँ पे कम कर दिया गया है, इस बजट में कम कर दिया गया है। फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी किसानों को जो दी जाती थी, वो उसका बजट यहाँ पे कम कर दिया गया है। और थोड़ा बहुत इंक्रीज एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस और स्पोर्ट्स की तरफ सरकार ने बढ़ा दिया है। और मोटा मोटी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने अपने इंक्रीज करने का दावा किया है। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, ये एक समराइजेशन हुआ अदर देन टैक्सेशन का, जो बजट के लिए पेश किया गया, बजट में पेश किया गया हमारी निर्मला जी सीतारमण जी द्वारा। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये हमारे लिए मतलब सीए स्टूडेंट्स के लिए तो हाँ ऑब्वियसली ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने ही वाली है, क्योंकि आपका तो एज अ मैटर टैक्सेशन इज अ सब्जेक्ट फॉर यू गाइस, ऑलराइट। एंड हम आम आदमी, मतलब हम 135 करोड़ की जनसंख्या, ऑलराइट, उसमें से हम उस जनसंख्या में से कितने टैक्स पेयर, 6-7 करोड़ के टैक्स पेयर्स, हम सब के लिए मतलब आपके लिए, हमारे लिए क्या ऐसा रखा गया है बजट में, आइए उन सब चीजों को समझते हुए चलते। ओवरऑल टैक्स में क्या फायदा दिया गया, क्या नहीं दिया गया, उससे अब समझने हम जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉमन टैक्स पेयर मतलब मैंगो पर्सन, मैंगो पीपल, मतलब आम आदमी, हमारे और आपके जैसा, इनके लिए क्या बेनिफिट लाए गए हैं दोस्तों। इनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट सरकार ने ये बोला है कि आपके लिए कोई बेनिफिट ही नहीं है। कहने का मतलब ये कि बेटा, सरकार बोलती है कि बेटा टैक्सेशन बढ़ा नहीं, इसका मतलब वही बेनिफिट है, कोई टैक्स रेट हमने बढ़ाया नहीं, वही बड़ा बेनिफिट है, उसी को सुन के उसी से संतुष्ट होकर बैठ जाओ। यानी कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ना तो टैक्स स्लैब में बदलाव है, ना तो टैक्स रेट में बदलाव है, ना तो डिडक्शन में बदलाव है, ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव है। चलिए मैं आपको एक एक करके चीजों को डिटेलिंग में लेके चलता हूं। टैक्स स्लैब यानी कि क्या? टैक्स स्लैब मतलब एक रेट निर्धारित किया गया है इनकम वाइज स्लैब बना के कि इतना टैक्स इतनी इनकम पे लगेगा। इसकी चर्चा मैं डिटेल में अभी यहां पे करूंगा। टैक्स रेट में भी कोई चेंज नहीं है, चाहे वो नॉर्मल टैक्स रेट हो या फिर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो, इंडिविजुअल को, जो कॉमन टैक्स पेयर को जो अफेक्ट करते हो, ठीक है। डिडक्शन यानी कि कटौती। मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे जानते हैं कि, या फिर आप मेरे स्टूडेंट्स ना भी हो तो अगर आप इनकम टैक्स से संबंधित कुछ चीज़ें करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो आपको पता है कि टोटल इनकम में से आप क्या करते हैं कि आप डिडक्शंस माइनस करते हैं, इनकम में से आप डिडक्शंस माइनस करते हैं, कटौती आपको मिलती है ताकि उस पर कम टैक्स लगे। कटौती कैसे मिलती है? चैप्टर 6A में, यानी कि 80 सीरीज के डिडक्शंस आपको मिलते हैं, उसमें भी आपको कोई डिडक्शंस के ऊपर फोकस नहीं करवाया गया है, वहां पे भी आपको कोई डिडक्शंस की छूट नहीं मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होते हैं मेरे मित्रों?
हेड में से इनकम निकालने के बाद ओवरऑल इनकम में से जो छूट मिलती है, जो कटौती मिलती है आपको डिडक्शन के माध्यम से, वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन चैप्टर 6 में मिलती है। लेकिन हर एक पर्टिकुलर हेड के अंदर भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको जैसे सैलरी में आपको मिलता है, ठीक है, या फिर आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करें 24 सेक्शन 24A सेक्शन 24B, इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलते हैं इसमें भी कोई बदलाव नहीं किए गए, यानी कि जो पहले मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कॉमन टैक्स पेयर के माध्यम से यहां पे कोई भी चीजें आपको देखने नहीं मिल रही है, जो कि सरकार की तरफ से एक अच्छा मूव हम कहेंगे कि नहीं है, ठीक है। यानी कि हम जो टैक्स पेयर है 6-7 करोड़ की जनता, हमारे लिए यहां पे सरकार ने ऐसा कुछ नहीं लाई है। तो मैंने नेगेटिव से यहां पे शुरुआत किया बजट की, ठीक है, नेगेटिव से मैंने शुरुआत किया क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है और चुनाव भी 2024 में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बातें। एनीवेज चले दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टैक्स स्लैब। मेरे मित्र, मेरे देशवासियों, मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, टैक्स स्लैब्स, ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब्स 2.5 लाख तक निल, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30, तो ये टैक्स स्लैब्स लागू होते हैं, ठीक है। और इस टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। यही अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है, 80 से कम, तो ये जो 2.5 लाख की लिमिट है 3 लाख की हो जाती है, और 3 से 5 आपकी 5% टैक्सेशन पे आप पे यहाँ पे टैक्स वसूला जाता है। और वैसे ही आगे के टैक्स स्लैब्स ऐसे ही लागू होते हैं जैसे यहाँ पे मेरी चित्रकला में लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं। और वहीं पे अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, यानी कि 80 के ऊपर की आपकी उम्र हो चुकी है, तो आपको 5 लाख तक की छूट दी जाती है। और बाकी हूबहू वैसे ही टैक्स स्लैब लगता है जैसे ये चित्रकला में, सुंदर चित्रकला में आपको लेफ्ट साइड में डब्बे में दिया हुआ है। तो ये होता है टैक्स स्लैब। तो यहां पे सरकार ने कोई बदलाव नहीं लाई है। ऑल राइट, ऑल राइट दोस्तों, यस, राधिका सूद एंड अनिल जी गुप्ता, ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल मैंगो पीपल के लिए यहां पे चीजें हैं। अब दोस्तों देखिए, क्रिप्टो करेंसी बहुत चर्चा में रहने वाला विषय, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट, मेरे मित्र, मेरे देशवासियों, कैपिटल गेन एक ऐसा हेड ऑफ इनकम है जहां से सरकार आपसे पैसा वसूलती है अगर आपको कोई एसेट बेचने से कोई गेन होता है तो, ठीक है, एसेट बेचने से कोई गेन होता है तो यू आर सपोज टू गिव द टैक्स टू द गवर्नमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन, सेक्शन 45। और सेक्शन 45 के तहत कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, क्योंकि जनरली गेन जो होता है कैपिटल एसेट पे होता है, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे होता है। कैपिटल गेन मतलब कहां बताया गया सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और ट्रांसफर किसे बोला गया सर, सेक्शन 2 क्या, कि क्रिप्टो करेंसी को हमने एक शब्द दे दिया, हमने एक शब्दावली डिसाइड कर दी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कि सीधा निशाना साधा है सरकार ने क्रिप्टो करेंसी की तरफ, कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हैं तो भाई साहब सीधा टैक्स 30%, यानी कि आप मान के चलिए कि पहले सरकार ने इसको बैन कर दिया था इंडिया में, ठीक है। आज की तारीख पे भी क्रिप्टो करेंसी को सरकार लीगल नहीं कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बोलती है कि लीगल हो चाहे ना हो हम तो टैक्स आपसे वसूलेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मूव यहां पे वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेकर सरकार ने किया है। ऑलराइट, क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि भैया सीधा 30% टैक्स, हम कुछ नहीं जानते, नो डिडक्शन, यानी कि 80 सीरीज में भी कोई डिडक्शन, कोई कटौती जिसे हम बोलते हैं, आपको कटौती भी यहां पे नहीं मिलने वाली है। नो सेट ऑफ, यानी कि साहब आपको अगर गेन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी से, अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भारत के देशवासियों, पहले तो आप समझे कि कैपिटल गेन कैसे निकलता था। कैपिटल गेन मेरे मित्रों निकलता था कि आप जितने में सेल कर रहे हैं उसमें से उसकी कॉस्ट, जितने में आपने वो कैपिटल एसेट खरीद के लाया वो माइनस करते हैं, ठीक है, तो उसका जो गेन आता है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन ये जो कॉस्ट निकलता है, ये कॉस्ट आप इंडेक्सेशन बेनिफिट सरकार देती है, अभी भी इंडेक्सेशन बेनिफिट सरकार देती है कि भाई इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया जाएगा, जिसके आधार पर आपकी कॉस्ट थोड़ी सी और ऊपर हो जाएगी, जिससे आपको गेन कम आएगा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी को चूंकि यहां पे क्या माना गया है, कैपिटल एसेट मान रही है सरकार, ऐसा बोल रही है, देखना पड़ेगा अमेंडमेंट किस प्रकार की लाती है। तो क्रिप्टो करेंसी को कैपिटल एसेट बोल रही है तो आपको, लेकिन
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्रिप्टो करेंसी में। आप समझ रहे मेरी भावना को कि क्रिप्टो करेंसी में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा लॉस हुआ। आपका कैपिटल गेन ज्यादा आएगा और उस पर 30% टैक्स डायरेक्ट, ऊपर से कोई कटौती नहीं। 80 सीरीज में आपको कोई कटौती नहीं मिलने वाली है। नो सेट ऑफ, सरकार बोलती है भाई गेन हुआ ना पैसा हमारा 30%। अब हम बोलते कि लॉस हुआ सरकार तो क्या, हम कुछ नहीं जानते ना। आपको सेट ऑफ मिलेगा ना और कोई प्रोविजंस आपके यहाँ पे प्रावधान दिए गए। सेट ऑफ मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं, जो सीए वाले बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आवाज मैं दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं। अरे दिल्ली मेरे स्टूडेंट से कुछ, ठीक है, डोंट वरी। तो कोई सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, सरकार ने ऐसा बोला है। और ऊपर से एक चीज आप और देखिए मेरे दोस्तों, टीडीएस 1% का टीडीएस भी यहाँ पे कट जाएगा आपका। क्या कट जाएगा? टीडीएस। टीडीएस 1% का कट जाएगा मेरे मित्रों। इससे क्या होगा पता है? 26AS आपके जैसे ही टीडीएस कटते हैं, तो टीडीएस कटता है तो उसकी सारा लेखा जोखा कुंडली आपके फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में AIS में पहुंच जाती है सरकार के पास। और जब आप अपना रिटर्न भरते हैं, रिटर्न भरते वक्त वो आप फॉर्म 26AS और AIS दोनों डाउनलोड करके आपका सीए उसको देखते हुए रिटर्न भरता है इनकम टैक्स का। तो अब आपकी इंफॉर्मेशन सरकार तक तो पहुंच गई कि भाई आपने इतना इतना यहां पे खेला क्रिप्टो में, ठीक है, इतनी खरीदी इतनी बिक्री की, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी पहुंच गई AIS के माध्यम से, 26AS के माध्यम से। तो दोस्तों अब आप कहीं बच के भी नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार के पास तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है आपके कि आपने इतना इतना यहां पे खरीद बिक्री की है। क्यों पहुंची है इंफॉर्मेशन? क्योंकि टीडीएस का प्रावधान यहां पे ला दिया गया है, यानी कि आपकी घेराबंदी कर दी गई है। ठीक है, हाथ खड़े करके बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम गोली उड़ा देंगे, गोली से उड़ा देंगे। मतलब वो देखो पिक्चरों वाली जो सीन होता है ना, वैसे ही सरकार ने आपकी घेराबंदी कर दी। आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, आपको यहां से घेर लिया, वहां से घेर लिया, वहां से घेर लिया, वहां से घेर लिया, हर जगह से घेर लिया। टैक्स 30, नो डिडक्शन, नो सेट ऑफ, टीडीएस, गिफ्ट। ऊपर से आप गिफ्ट वगैरह भी अगर कर रहे हैं तो रिसिपेंट के हाथ में भी उसको टैक्स लगा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव क्रिप्टो करेंसी में लाया गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट यहां बोल के, यानी कि अब आप बिटकॉइन खरीदे, आप डॉज कॉइन खरीदे, आप लाइट कॉइन खरीदे, आप इथीरियम खरीदे, आप जो भी खरीदे दुनिया में कुछ भी करे क्रिप्टो करेंसी में, तो आपकी घेराबंदी कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने लाया है। हाँ, तो मैं देख पा रहा हूं मेरे मित्र यहां पे जो ज्वाइन हो गए हैं, अदिति, राधिका। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सर क्या हुआ? अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न मेरे मित्रों ये क्या होता है? दोस्तों सरकार ने एक सेक्शन इंसर्ट की हुई है, एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, एक प्रावधान है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 जो बात करता है रिवाइज रिटर्न की। और मैंने इसके पहले भी आप लोग को बताया हुआ है अपने क्लासेस के माध्यम से, और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये क्या है एरर और ओमिशन। दोस्तों रिवाइज रिटर्न में आप अगर अपना रिटर्न भर देते हैं और आपसे अगर कोई मिस्टेक, मैं बोल रहा हूं मिस्टेक मतलब कोई एरर या कोई ओमिशन हो जाती है, तो मेरे मित्रों सरकार आपको मौका देती कि आप रिवाइज रिटर्न भर दे। ठीक है, ये मिस्टेक लिमिटेड होता है। ठीक है, मिस्टेक क्या है, गलती क्या है, वो सरकार ने डिफाइन करके रखी है एक्ट में, कानून में। तो एरर और ओमिशन होगा तभी आप 1 ईयर तक, मतलब रिटर्न भरने के 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद से लेकर 1 साल तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे। लेकिन सरकार ने बोली कि भैया हमसे अब मेहनत नहीं होती। ठीक है, हम घर घर जाके अब सबसे टैक्स ऐसे मांग नहीं सकते, हर किसी का रेट नहीं डलवा सकते। तो एक काम करते, थोड़ा विन विन सिचुएशन करते हैं। आपको भी, मतलब एक बार आपने रिटर्न भरा, तो रिटर्न भरने के बाद से एडजुडिकेशन जो होते हैं, जो शब्द इस्तेमाल किया है हमारी निर्मला जी सीतारमण जी ने, कि एडजुडिकेशन के जो प्रोसेस होते हैं आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न, दैट इज टू लेंदी। ऑलराइट, like what are the section that applies 143(1), like the normal processing of return, thereafter there
further assessments that happens, like 143 regular assessments, like 144 past judgment, like 147 income escaping assessments, like raid search and scissor 132 133A, ये सारे एडजुडिकेशन आपको अप्लाई होते हैं अगर आपने रिटर्न आपने भर दिया तो उसके बाद, और आपको सिर्फ 1 साल का मौका दिया जाता है। गलती कुछ कर दिए तो 1 साल तक आप सुधार सकते हैं। सरकार बोलती है विन विन सिचुएशन करते हैं, और अब हम आपके लिए प्रावधान लाते हैं कि अपडेटेड टैक्स रिटर्न, जहां पे आपने अगर कोई गलती भी कर दी है, कोई इनकम भी भूल गए हो, तो वो इनकम दर्शा के उसका टैक्स पे करके आप 2 साल के अंदर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भर दो। ठीक है, तो यहां पे विन विन सिचुएशन सरकार लेने की कोशिश कर रही है। तो ये एक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर एक यहां पे बदलाव लाया गया है, जो कि मैं समझता हूं कि एक अच्छा बदलाव है, क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिली ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, और उन सब के ऊपर ये सारा बर्डन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन फॉल कर जाता है। तो ये बदलाव एक बहुत ही खूबसूरत सा बदलाव किया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्र जो भी मेरे साथ लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, आप अपने सवाल, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल देख के ये सेशन को क्लिक किया, तो ये थंबनेल बोलता है कि सर ये बजट सेशन है, तो आप बजट डिस्कशन है, बजट सेशन मतलब बजट डिस्कशन है, यू कैन डिस्कस इट विथ मी कि गाइस व्हाट यू फील शुड बी द थिंग्स, व्हाट यू फील, क्या सही चीज करनी चाहिए थी निर्मला जी सीतारमण जी को या मोदी जी को। ऑलराइट मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर बदलाव लाए गए हैं। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है? रिटायरमेंट के बेनिफिट सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसे हम एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं। इस पे थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। अब इस बदलाव को समझने के लिए आइए हम थोड़ी सी चर्चा समझते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम को ट्रिपल ई बोला जाता है, एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट? मेरे दोस्तों 3 सेक्शन लागू होते हैं, 80C, 80CCD 1, 80CCD 2। ऑलराइट, तो मेरे दोस्तों ये क्या क्या है? आपको जो कटौती मिलती है, आपने अपनी एक बार टोटल आय निकाल दी, आपने अपनी एक ग्रॉस टोटल इनकम निकाल दी, उसमें से आपको कटौती मिलती है, उसमें से आपको छूट मिलती है कि आप अपनी आय अगर कहीं पे आप निवेश करते हैं तो आपको इतनी इनकम आपको यहाँ पे रिड्यूस कर दी जाएगी और आपको उतने इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही सेक्शन 80C में 1.5 लाख की लिमिट लागू होती है, और ये 1.5 लाख की लिमिट में बोला जाता है कि आप 1.5 लाख तक इसकी छूट ले सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में। ऐसे ही 80CCD 1 में आपको 50,000 की एडिशनल छूट दी जाती है, यानी कि 1.5 + 50 2 लाख की छूट आपको मिल गई। और दोस्तों 80CCD 2 में आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे छूट दी जाती है। ठीक है, यानी कि अभी तक आपने सेल्फ अपना 80C में 1.5 लाख तो भर दिया, ठीक है, 80CCD 1 में आपने 50,000 एडिशनल आपने डाल दिया। 80CCD 2 में एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी भी छूट आपको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मिल जाती है, जो कि आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम में से रिड्यूस करके उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आखिरी सेक्शन है 80CCD 2, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 14% तक का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहां पे छूट माना जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 10% माना जाता था। तो अब यहां पे बोल दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों प्रकार के एम्प्लॉयज के लिए यहां पे छूट बराबर रहेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यहां पे 14% का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम के तहत छूट लेने के लिए एलिजिबल होगा। ऑलराइट, तो ये एक चर्चा हुई नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर, रिडक्शंस में लेकर। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कॉमन पर्सन के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ बदलाव नहीं की गई, लेकिन हाँ 80 की सीरीज में ये छोटा सा बदलाव एक लाया गया है। मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है मेरे मित्रों। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे देखते हैं कि ये जो LTCG के बारे में भी बात की गई है सरकार द्वारा कि जो हमारे अदर देन इक्विटी एसेट्स होते हैं, ठीक है, इक्विटी एसेट्स में हम कुछ हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कैपिटल गेन के तहत, ओके, और हमें LTCG मतलब वही व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार डिफरेंट एसेट्स के हिसाब से डिफरेंट टैक्स रेट्स लगाए जाते हैं। तो डिफरेंट टैक्स रेट्स लगाने की वजह से डिफरेंट वहाँ पे थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है, बड़े टैक्स पेयर छोटे टैक्स पेयर।
तो गाइस इसको लेकर सरकार ने बोला है कि आप कोई भी एसेट रहे, ठीक है, आपको एक लिमिट कैप कर दी गई है, 15% तक आप यहाँ पे टैक्स, एलटीसीजी की लिमिट को कैप कर दिया गया है, ठीक है। चाहे वो कोई भी एसेट में आप गेन पा रहे हो, कोई भी एसेट से आप कुछ फ़ायदा पा रहे हो, चाहे वो बिजनेस में आप पैसा लगाने वाले हो या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, एक लिमिट कैप कर दी गई है 15% की। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं स्टार्टअप को लेकर मेरे मित्रों। स्टार्टअप को लेकर सरकार ने कुछ बदलाव लाई है। स्टार्टअप को लेकर सरकार ने बोली थी कि अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब इंडिया की स्कीम जो चल रही है स्टार्टअप की, वो स्टार्टअप में अगर आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप है और आप रजिस्टर करते हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022, ठीक है, तो आपको टैक्स हॉलिडे पीरियड 3 साल का दिया जाएगा, ठीक है। अब वो डेट कर दी गई है 31 मार्च 2023, यानी कि आपको 1 साल की और छूट मिल दी गई है कि आप 2023 तक अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर होते हैं तो आपको टैक्स हॉलिडे पीरियड यहाँ पे 3 साल का मिलेगा, ठीक है। ये पहले भी थी ये स्कीम, लेकिन 2022 तक रजिस्ट्रेशन कराना था, अब 2023 तक आप करा सकते हैं, 31 मार्च 2023 तक। ऑल राइट, चलिए आगे बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट यहां पे लाए गए हैं। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान लाए हैं, कुछ बदलाव लाए हैं। बदलाव क्या है कि 115 जेसी जो कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की बात करता है। अब ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है सर? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का मतलब ये होता है कि सरकार बोलती है कि आपको इस कानून के तहत, इस धारा के तहत आपको इतना मिनिमम तो टैक्स पे करना ही होगा। सर कितना मिनिमम? इनकम टैक्स विच यू कैलकुलेट एज पर द नॉर्मल प्रोविजन एंड एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, इन दोनों में से विच एवर इज हाइयर आता है, ठीक है। आप नॉर्मल प्रोविजंस को लगा के जो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और एडजस्टेड टोटल इनकम में से जब 18.5% निकालेंगे, इन दोनों में से जो हाइयर आएगा that you have to pay, this is known as alternate minimum tax that you have to pay as per the government, ठीक है। तो दोस्तों इस पे बदलाव ये लाया गया है कि 18.5% की जगह 15% सरकार ने यहाँ पे कर दिया है और इस पे सरचार्ज भी रिड्यूस कर दिया है, करीब करीब आई थिंक 7% के आसपास सरचार्ज को ला दिया गया है। पहले जो सरचार्ज बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो हमने समझ लिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ काम करती है कॉमन पर्पस के लिए, वॉलंटरी एसोसिएशन के लिए, कुछ वेलफेयर मोटिव के लिए, और रजिस्टर्ड होती है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कॉर्पोरेट नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पे। ओके, सॉरी फॉर द स्पेल मिस्टेक, हमारी टीम की तरफ से क्षमा याचना। कॉर्पोरेट लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता था और जहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% निकाला जाता था, अब ये चीज को रिड्यूस करके 15% कर दिया गया है, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑल राइट, एंड कंपनीज के लिए भी जो मिनिमम ऑल्टर टैक्स वगैरह लगता है वो एज इट इज रहेंगे, कंपनी एसएससी के लिए इट विल रिमेन द सेम। ऑल राइट, चलिए आगे की चर्चा करते हैं हम। मैं अपने दर्शकों से पूछ लूं, यहां तक कोई समस्या और कष्ट है तो जरूर मेरे से डिस्कशन करते जाए। अच्छा, अनिल जी गुप्ता बोल रहे हैं कि ये जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में ये 3 साल नहीं सर 5 साल होना चाहिए था। तो हाँ, बात तो सही है, 5 साल तक तो होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम दूसरे इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करें डिडक्शंस में, तो सरकार ने काफ़ी बार ये 5 साल का प्रावधान दूसरे इंडस्ट्रियल सेटअप्स के लिए भी लाके रखा हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, क्या हुआ? शिवम सिंह जी हमें क्या कह रहे हैं, पहले मैं उनसे जान लूं। नो सर किस लिए बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हाँ जरूर 5 साल के लिए तो होना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है प्रावधान। ऑलराइट, अनिल जी गुप्ता का जवाब मैं दे रहा था। हाँ जी मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, क्या मैं जान सकता हूं यहां तक सब कुछ सही है? आगे बढ़ते जाए। एब्सोल्युटली, अनिल जी गुप्ता बोल रहे स्टार्टअप करने में ही टाइम लग जाता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मतलब बिल्कुल ही एक
कॉमन और बहुत ही मतलब समझने वाली बात है कि स्टार्टअप करने में ही मतलब टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर, स्टार्टअप मतलब क्या है, आप एक इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का आप उसमें इन्वॉल्वमेंट भी रख रहे हैं, तो ये क्या एक स्टार्टअप हुआ। ठीक है, एक एक जनरलाइज्ड परिभाषा स्टार्टअप की। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस द थिंग्स जो सरकार ने 3 साल रखा है वो 5 साल होना ही चाहिए, क्योंकि 5 साल तक तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 5 साल तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपका दाल रोटी जो है 5 साल के बाद वो चीजें होगी। तो आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू अनिल जी गुप्ता। आई थिंक नेक्स्ट ईयर इससे एक्सटेंड और कर देगी गवर्नमेंट। शिवम सिंह बोल रहे हैं कि इसे नेक्स्ट ईयर तक गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दे। होपफुली लेट्स सी, चुनाव आ रहे हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है ना कि यूपी का चुनाव आने वाला था, तो यूपी के चुनाव आने से पहले उनने बहुत पहले क्या किया, पहले पेट्रोल के प्राइस एकदम राइज कर दिए। ठीक है, फिर यूपी के चुनाव आए तो एकदम से कम कर दिए। अब 2024 के पहले भी कुछ ना कुछ तो चीजें होगी, तो आशा करते हैं आपकी बात सच हो जाए शिवम सिंह जी जो आप बोल रहे हैं। तो ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको एक नया जो यहाँ पे इंसर्ट की गई चीजें, जो एक नया और चीजें बजट में पेश की गई, वो इस प्रकार की, जो आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम कहते हैं हम, जिसे जिसे हम कॉन्सील्ड इनकम कहते हैं, छुपाई हुई इनकम, छुपाई हुई आय। ठीक है, अब दोस्तों छुपाई हुई इनकम के लिए आपको जो प्रावधान लगते हैं इनकम टैक्स पे, वो सेक्शन 147 लगता है। ठीक है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ठीक है, 147। और इसके अलावा बहुत ही अगर सर के ऊपर गई तो रेड कर जाती है, आपके दुकान पे, आपके घर पे रेड हो जाती है। तो ये जो रेड, सर्च एंड सीजर वाले सेक्शन अप्लाई होते हैं, सेक्शन 132 एंड 133A सर्च एंड सीजर होता है, तो सरकार आपके घर तक पहुंचती है, आपकी दीवारें छान मारती है, आपकी बिस्तर और ये सब सब आपके ना मतलब फाड़ देती है, और उसमें से देखते हैं कुछ पैसा तो नहीं निकल रहा। मतलब आपके घर में रेड हुई है, सर्च या सीजर हो रहा है। ठीक है, जिसे हम सर्च एंड सीजर बोलते हैं। ठीक है, आपके घर में ऐसे सर्च एंड सीजर के दरमियान अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है, तो आप ये नहीं कह सकते सरकार को मेरे पास ये अनडिस्क्लोज इनकम है, इसका मुझे कोई सेट ऑफ वगैरह कुछ मिल जाए। इसमें कोई सेट ऑफ वगैरह के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे अगर सर्च और सीजर के दरमियान आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है तो। ठीक है, जो नॉर्मल सेट ऑफ प्रोविजंस लगते हैं, अप्लाई होते हैं, वो यहां पे इस इनकम से कोई सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार ने बोला। ठीक है, ओके, यहां पे कंसील्ड इनकम के लिए बात की गई है सरकार ने। अनडिस्क्लोज मतलब कंसील्ड, छुपाई हुई इनकम। तो एक छोटी सी सिंपल सी चीज थी, और बात भी सही है कि भैया सरकार को आपके घर तक पहुंचना पड़ रहा है, पूरी पूरी दुकानदारी, पूरी 2 ट्रैक्स भर के आपके पास इनकम टैक्स ऑफिसर आ गए हैं, इतने लोग की मेहनत करवा दी आपने, अब आपसे बोल रहे हो कि सर हमको इससे सेट ऑफ चाहिए। ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट गाइस। और एक और बदलाव यहां पे सरकार ने जो बजट पे पेश किया है वो ऑल राइट, एक और जो बदलाव यहां पे सरकार ने किया है वो ये है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं जो यहां पे बजट में अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको 2 मिनट का इंतजार करना होगा। ठीक है, और जुड़े रहे मेरे साथ। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स में अगर आप एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अगर आप पैसे रख के वहां से कुछ इनकम लेते हैं, ठीक है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स मतलब क्या, आप अपना पैसा कहीं और बैंकिंग, किसी और देश की बैंकिंग यूनिट्स में डिपॉजिट कर रहे हैं, वहां से आप इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, इनकम जनरेट करते हैं। तो यहां पे एनआरआई को आपको छूट दी गई है, एनआरआई को छूट दी गई है कि भैया आप यहां पे टैक्सेबल नहीं होगे। पहले ये छूट दी गई थी ओनली ऑन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 क्लॉज 8। ठीक है, अब यहां पे इनकम लिख दिया गया है। देखना, और मजे की बात ये रहेगी जब अमेंडमेंट्स आएंगे, जो हमको देखना और डिटेल में होगा कि सरकार इसमें और क्या क्या चीज कवर करने वाली है। पहले इंटरेस्ट लिखा गया था, अब यहां पे इनकम लिख दिया गया, तो थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया है। तो एनी काइंड ऑफ इनकम यू अर्न फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय डिपॉजिटिंग इनटू द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, NRI would be exempt from that income. That is the thing that has happened in this budget as far as the NRI is concerned. और दोस्तों एक छोटा सा बदलाव जो लाया गया था वो हमारे ATU या डिसेबिलिटी वाला जो सेक्शन है, डिसेबल पीपल के लिए जो एग्जेम्पशन है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि बहुत जनरलाइज नहीं है।
ऑलराइट, तो ये सारे बजट में प्रस्ताव पेश किए गए, ये सब इनकम टैक्स की चीजें यहां पे पेश की गई। मतलब कि वापस से बता रहा हूं, कॉमन पर्सन के लिए कोई बदलाव नहीं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए बहुत सारे बदलाव, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की बात की गई, नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर बदलाव, एलटीसीजी की लिमिट को कैप कर दिया गया 15%, स्टार्टअप रजिस्टर्ड जो होते हैं उनके लिए टैक्स हॉलिडे पीरियड को थोड़ा सा इंक्रीज तो नहीं किया गया, लेकिन स्टार्टअप की डेट जो है 1 साल और बढ़ा दी गई कि आप रजिस्टर 1 साल तक और हो सकते हो। 115 जेसी जो कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की बात करता है, उसके बारे में सरकार ने प्रस्ताव लाई। अनडिस्क्लोज्ड इनकम को लेकर सरकार ने बोला कि अनडिस्क्लोज इनकम के दरमियान कोई चीजें पाई जाती है, इनकम पाई जाती है, तो यू कैन नॉट सेट ऑफ योर लॉस फ्रॉम दैट इनकम। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स के लिए एनआरआई के लिए एग्जेम्प्ट किया गया। ठीक है, ऑल राइट गाइस, तो ये चर्चा बजट में की गई इनकम टैक्स को लेकर। ठीक है, हाँ, और यहां पे मैं देख पा रहा हूं अनिल जी गुप्ता हमसे बोल रहे हैं कि अनिल गुप्ता बोल रहे हैं कि सर इंश्योरेंस को लेकर थोड़ी छूट और बढ़ाई जानी चाहिए थी। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि वो इंश्योरेंस जो है वही एक मेन बोलना चाहिए कि वही एक मतलब 80C जनरली ये सेक्शन होता है। 80C की चीज़ों को और लिमिट अगर बढ़ाई जाती थी, या 80C के कोई पर्टिकुलर चीज़ को और बढ़ा के लिमिट अगर बढ़ाई जाती थी, तो वो एक इंडिविजुअल आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है मेरे दोस्त, तो मैं आपकी बात यहां से दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही बेहतरीन सा बदलाव जो लाया गया बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन सा बदलाव जो लाया गया वो ये मेरे मित्रों, सरकार द्वारा आपने सुना होगा कि आप और मैं देख ही रहे हैं, जैसे मोदी जी ने या निर्मला जी सीतारमण जी ने क्या बोला है, इस बजट को अमृत काल बोला है, गति शक्ति बोला है। ठीक है, अब डिजिटलाइजेशन जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे कि सर पबजी में दोस्ती, इंस्टाग्राम में प्यार, यानी कि अब तो हम प्यार भी डिजिटल वे में करने लग गए। ठीक है, तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, और सरकार ने भी इस चीज को ध्यान रखते हुए अपनी एक अनाउंसमेंट, इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी, ये पहले अनाउंसमेंट सरकार ने बहुत पहले कर तो दिया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके बारे में सरकार ने अब थोड़ी सी और पुष्टि कर दी है, क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई साहब अब प्रोटोटाइप 22-23 यानी कि साल 2022 और 2023 के दरमियान इसको प्रोटोटाइप फेस में डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाएगा। तो सर ये डिजिटल करेंसी रेगुलेट कौन करेगा? ऑब्वियसली आरबीआई ही रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे डिजिटल करेंसी को लेकर लाया गया। लेकिन मेरे मित्रों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है डिजिटल करेंसी, आप हम में से कई लोग डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी मान के चलते हैं, लेकिन आप एक चीज को समझिए, बेसिक डिफरेंस क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी जो भारत लेके आने वाली है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है, यानी कि उस पे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्यों? उस पे ना गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे, कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ये सीधा सीधा साझ गांठ जो है, ये दोनों किसके बीच में है? ये इंडिविजुअल्स के बीच में, जो एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज। ऑलराइट, तो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। बट एज फार एज डिजिटल करेंसीज आर कंसर्न माय डियर फ्रेंड्स, डिजिटल करेंसी में बैंक का इन्वॉल्वमेंट, आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव सरकार लाने का प्रस्ताव यहां पे पेश किया है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स, यानी कि ई पासपोर्ट का सरकार ने बोला है, 5G स्पेक्ट्रम को लाने की यहां पे सरकार की चाल दिखी है। 5G स्पेक्ट्रम यहां पे आ सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ई पासपोर्ट जैसे कि दुनिया के दूसरे देश भी कर रहे हैं, ई पासपोर्ट दुनिया के दूसरे आई थिंक मोर देन 50 कंट्रीज ई पासपोर्ट का प्रावधान उनके ऑलरेडी है। सरकार ने इंडिया में भी यहाँ पे लाने का फैसला किया है। इसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर गली गली, गांव गांव, शहर शहर में बिछाए जाएंगे, ताकि एजुकेशन हर घर तक पहुंच सके। ठीक है, तो और डिजिटल चीज को थोड़ा सा बढ़ावा दे सके। ये सारे बदलाव सरकार ने लाए हैं, और मोटा मोटी मैंने आप सभी के सामने इस लाइव डिस्कशन में आप सभी को इस बजट के बारे में कुछ चीजें समझाने की अपने तरफ से कोशिश किया। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो।
और पसंद भी आई हो। और मेरे मित्रों, यस, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपने ये सेशन को खूब एंजॉय किया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में समझा होगा। डिटेल इन द सेंस, हाँ, मेरे साथ कुछ फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, लेकिन आपको वो तह तक तो लेके जा सकता हूँ था कि हाँ, कैपिटल गेन की बात कर रहा है तो कैपिटल गेन मतलब ये कैपिटल हेड में जो इनकम होती है, कैपिटल एसेट जो 214 में दिया, इस टाइप की बातें मैं आपसे कर पाया, आप चीज़ों को समझ पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे हम फिर हमारे दूसरे सेशन में। तब तक ले टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे दोस्तों। और अगर आप हमारे कोर्सेज को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कोई क्लास के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे कोर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, वॉक थ्रू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई आपकी तरफ से कोई राय हो या कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं हूं, मुझे लाइव सेक्शन में, लाइव चैट में आप मुझे लिख के दे सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि मैं वापस अपना कोई वीडियो या कोई अपनी बात आप तक उस चीज पे, उस चर्चा पे रखने की कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट। So thank you so much guys, thank you so much once again. We'll catch up in our next session. Till then, take care, goodbye, jai hind मेरे दोस्तों। रूपक मिगलानी signing off. Thank you.